नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नौबार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में पिथौरागढ़ में आयोजित सहकारिता मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने जनपद की 85.14 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिसमें 23.16 करोड़ रुपए की लागत के शिलान्यास एवं 61.98 करोड़ रुपए के लोकार्पण कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जिन योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है वे पिथौरागढ़ के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता की परंपरा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। यह एक दूसरे को परस्पर सहयोग द्वारा स्वावलंबी बनाने का प्रयास है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है ताकि वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन का निर्णय लिया। आज अमित शाह के नेतृत्व में यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ था और आज प्रदेश की सभी 671 सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण पूर्ण हो चुका है। राज्य की 24 समितियां जन औषधि केंद्र के रूप में कार्य कर रही हैं, जिनसे ग्रामीण जनता को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं। 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। नवंबर को उत्तराखंड अपनी रजत जयंती मनाने जा रहा है। वहीं उन 25 सालों में उत्तराखंड ने क्या पाया और किस तरह से उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की। 25 साल का वक्त पूरा हो चुका है और अगर बात करें हम प्रदेश की तो अब युवा अवस्था में पहुंच गया है। इस युवा अवस्था में पहुंचने में बहुत कुछ उत्तराखंड ने देखा और आगे भी जिस तरह से उत्तराखंड बढ़ रहा है तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा हरिद्वार सांसद हैं और उनसे ही बात करते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से कि वो किस तरह से जो ये 25 साल का वक्त है उसे किस तरह से देखते हैं। सर, पहला सवाल तो यही है, 25 साल के अगर हम बात करें, अभी तक तो चलिए युवा कह रहे थे, मतलब कह रहे थे कि बच्चा है सीखेगा, जल्दी सीखेगा, लेकिन अब तो 25 साल हो चुका है, वोट डालने की उम्र भी 6 साल आगे बढ़ी चुकी है। तो आप किस तरह से पूरा देखते हैं प्रदेश को? नहीं, देखिए, हम लोग अगर राज्य बनने से पहले, राज्य बनने के समय और आज की स्थिति में देखें तो राज्य में बहुत तरक्की हुई है। तरक्की का जो सबसे बड़ा मापदंड होता है वो है कि हमारी जो पहुंच है, सड़कों की पहुंच कहाँ कहाँ तक है। हमारे यहाँ आज लगभग हर गांव सभा सड़क मार्गों से जुड़ चुकी है। जो छोटे छोटे मजरे हैं उनको जोड़ने का काम चल रहा है। तमाम विषम भौगोलिक परिस्थितियों में, कठिनाइयों में, उसके बावजूद रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत बेहतर हुआ है। चाहे हमारी राज्य के जो राज्य मार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, आज तमाम राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर बने हैं। रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, तो नई रेल जो है किसी भी शहर के लिए आज लगी है। एयर कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हुई है और हेली कनेक्टिविटी में तो देश में देहरादून का जो हमारा हेलीपोर्ट है और जो हेली सर्विसेज हैं वो बहुत बेहतर हैं। आज कभी इमरजेंसी में या जो लोग बेयर कर सकते हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर भी 24 आवर ये उपलब्ध हैं। जो व्हीकल्स हैं, अगर हम देखें तो जब राज्य बना था लगभग हमारे पास 4.5 लाख व्हीकल थे
और आज 40 लाख क्रॉस कर गया है। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, उस समय हमारे पास एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। आज हमारे पास 7-8 मेडिकल कॉलेज हैं। हमारे पास मेडिकल यूनिवर्सिटी है अपनी, आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे पास बहुत बहुतायत में है। होम्योपैथी में भी मेडिकल कॉलेज आज हमारे राज्य में है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी, क्योंकि 25 साल का वक्त जो है वो उत्तराखंड को अब पूरा होने जा रहा है और उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि और आगे उत्तराखंड बढ़ेगा। मेरे सहयोगी सतीश कोठारी के साथ योगेश सेमवाल। 9 नवंबर को उत्तराखंड 25 वर्ष पूरे कर लेगा, जिस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा इसे रजत जयंती के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का दौरा भी उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। इस बात पर हरिद्वार से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनके अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का ये उत्तराखंड दौरा विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होगा। उनके मार्गदर्शन से उत्तराखंड विकास की ओर अग्रसर होगा। रजत जयंती का हमारे यहाँ एक विशेष अवसर होता है। राज्य निर्माण के 25 साल हो रहे हैं और बहुत त्याग बलिदान के बाद ये राज्य बना है। इसमें हजारों लोगों ने संघर्ष किया है और तब ये राज्य निर्माण किया था स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो 25 वर्ष हो रहे हैं, रजत जयंती उत्सव मना रही है सरकार और हमारे राष्ट्रपति जी यहाँ पर आ रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और जब लीडरशिप आती है, देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, राष्ट्रपति यहाँ पर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका जो मार्गदर्शन है वो राज्य के विकास में एक अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि वो एक तरह से भविष्य की क्या सोच होना चाहिए, भविष्य का दृष्टिकोण क्या है हमारे लीडर्स का उत्तराखंड को लेकर के, ये सारी बातें उनके भाषणों के माध्यम से आएंगी। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार के लिए पाथेय का काम करेंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, उत्तराखंड 9 नवंबर को 25 वर्ष पूरे कर रहा है, जिसे रजत जयंती के रूप में मनाया जाएगा और जिसमें राष्ट्रपति और पीएम मोदी भी शामिल होने वाले हैं। तो क्या खास कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, उत्तराखंड 25 नवंबर को जो है 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे 9 नवंबर को। तो उस दिन एक उत्तराखंड के लिए एक खास दिन है, क्योंकि जो है रजत जयंती मनाई जाएगी और इसमें जो है राष्ट्रपति पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, कुछ खास भव्य आयोजन किया जाएगा उस दिन। और राष्ट्रपति जो है 3 और 4 तारीख को जो सदन होगा उसमें पहुंचेंगे, फिर 9 नवंबर को प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। तो इस समय इसलिए भव्य है क्योंकि 25 साल हो रहे हैं और राष्ट्रपति सदन में आएंगे और सदन को संबोधित करेंगे। सत्र बुलाया जा रहा है, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है इसके लिए रजत जयंती पे, और प्रधानमंत्री 9 नवंबर को पहुंचेंगे। उस दिन भी यहाँ पे जो सैन्य धाम बनाया है उसका उद्घाटन करेंगे, उसके बाद जनता को संबोधित करेंगे और उत्तराखंड के विकास कार्यों पर फोकस करेंगे कि किस तरीके से विकास हुआ है और किस तरीके से आगे विकास होगा और किस तरीके से उत्तराखंड को आगे बढ़ाया जाएगा। देवभूमि है उत्तराखंड, उसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं और लगातार प्रोग्राम शुरू हो गए हैं और 12 नवंबर तक प्रोग्राम चलेंगे। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री आके क्या देते हैं उत्तराखंड को। जी बहुत शुक्रिया सतीश, ये जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड राज्य के रजत जयंती वर्ष के मौके पर आयोजित होने जा रहे विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारियां जारी हैं। 3 नवंबर को पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खडूरी और भूषण ने विधानसभा विशेष सत्र की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने सभी तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। इस बैठक में शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये उत्तराखंड के लिए एक सौभाग्य का विषय भी है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय आ रही हैं इसी दौरान।
और विधानसभा को संबोधित भी करेंगी। तो उसी की अभी एक तैयारी बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय ने लिया था कि वो किस तरह से हम लोग करेंगे। हाँ, आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय पहुंचने वाले हैं 3 तारीख को विधानसभा सत्र को एड्रेस करने के लिए, और हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण मौका है। 25 साल उत्तराखंड को हो रहे हैं, 25 साल हमने तय किए हैं, विकास की यात्रा तय की है, और मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि आदरणीय हमारी राष्ट्रपति महोदय उस दिन हमारे साथ होंगी विधानसभा में और हमको सबको एड्रेस करेंगे। राज्य स्थापना दिवस को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस 1 से लेकर 9 नवंबर तक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, जिसकी जानकारी कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उत्तराखंड में राज्य स्थापना के दिवस के अवसर पर सरकार अनेकों कार्यक्रम जारी कर चुकी है। सरकार के साथ साथ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी इस अवसर पर अपने कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। 25 वर्ष की यात्रा में 2 बार के हमारे कार्यकाल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल, इन पूरी सरकारों के कार्यकालों में राज्य में क्या क्या हुआ, भाजपा के शासन में कितने घोटाले हुए, कितना भ्रष्टाचार हुआ, के खिलाफ अपराध हुआ, कांग्रेस के कार्यकाल में कैसे दयानंद तिवारी जी ने आधारशिला रखी और कैसे कांग्रेस ने गैरसैंण को फोकस करके वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट किया, ये तमाम विषय हैं जिनकी एक बड़ी प्रदर्शनी हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। और उसके बाद 9 तारीख को प्रदेश मुख्यालय में हमारे अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष मदन लाल जी के नेतृत्व में 25 पाउंड का केक कटेगा, एनिवर्सरी मनाएंगे, और शाम को प्रदेश मुख्यालय में भी यहाँ पर आतिशबाजी होगी और पूरे प्रदेश के प्रत्येक जनपद में, शहरों में कांग्रेस के कार्यकर्ता आतिशबाजी करेंगे 9 नवंबर को। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। रजत जयंती पर कांग्रेस की भव्य तैयारी। 1 नवंबर को कांग्रेस नेता देहरादून स्थित शहीद स्थल में राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। 2 नवंबर को राज्य भर में ब्लॉक स्तर पर विचार गोष्ठी किया जाएगा, जिसमें जिले के प्रमुख नेतागण व कार्यकर्ता शामिल होंगे। 3 नवंबर को जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा जिला अस्पतालों में मरीजों को फल वितरण किए जाएंगे। 3 व 4 नवंबर को कांग्रेस के विधायक विधानसभा में विशेष स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। 5 नवंबर को प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और कांग्रेस वरिष्ठ नेता प्रेस वार्ता का आयोजन करेंगे। 6 नवंबर को प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य रामपुर तिराहा गोलीकांड में हुए शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। 7 नवंबर को कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में देहरादून में राज्य के 25 वर्षों की यात्रा हम क्या थे, हम क्या हैं और क्या होंगे पर आयोजित विचार गोष्ठी के कार्यक्रम। 8 नवंबर को कांग्रेस सरकारों के 2 कार्यकालों 2002 से 2007 व 2012 से 2017 की उपलब्धियां और बीजेपी के 3 के क्रियाकलापों पर विफलताओं की प्रदर्शनी का कार्यक्रम। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम और आतिशबाजी। 10 से 11 और 14 से राज्य के सभी 70 विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा का आयोजन। उत्तराखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन रखा गया है। उत्तराखंड इस 25 वर्षों की झलक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने जा रहा है। स्थापना दिवस के तहत 5 नवंबर को देहरादून के दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के प्रवासियों से सीधा वार्ता करेंगे। सचिव विनोद सुमन ने बताया कि इस प्रवासी सम्मेलन में 300 से अधिक प्रवासी उत्तराखंड पहुंचेंगे। सम्मेलन का आयोजन प्रवासियों के लिए प्रदेश में विकास के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। देखिए, सब चीज़ को फ़ायदा नुकसान के तराजू में नहीं तोला जाता है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में ये कार्यक्रम करा रहे हैं। इसका मतलब फ़ायदा नुकसान नहीं होता, इसका होता है कि लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ना, ये मुख्य उद्देश्य है। उसकी दिशा में काम कर रहे हैं और कई लोगों ने बहुत सारे गांव गोद लिए हैं, बहुत सारे विकास के कार्य करा रहे हैं, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई रोज़गार के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं और बाकी लोग भी बहुत लोग अपनी इच्छा जता रहे हैं कि हम करेंगे, जिसमें जो देश में प्रवासीगण हैं उनके द्वारा भी और जो विदेश में हैं उनके द्वारा भी बहुत सारा योगदान दिया जा रहा है। लेकिन उसको हम एक उसका छोटा सा रूप मानते हैं। मेन जो
उद्देश्य है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ना। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले की पूरी जांच अब सीबीआई के हाथों में है। 3 दिन पहले सीबीआई द्वारा दून एसआईटी से टेक ओवर कर लिया गया था, जिसके बाद से विपक्ष लगातार राज्य सरकार की ओर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट के अनुसार सीबीआई जांच शुरू तो कर दी गई है, लेकिन विपक्ष और बेरोजगार संघ की मांग हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इस जांच को करवाने को लेकर थी, ताकि पेपर लीक की ये जांच पारदर्शी रूप से हो सके। हालांकि सरकार द्वारा इस मांग को अनसुना कर दिया गया और लीपापोती करने के लिए केवल सीबीआई से जांच करवाया जा रहा है। गौरतलब है कि आंदोलन के वक्त विपक्ष सीबीआई जांच को लेकर हमलावर था और अब जांच शुरू हो चुकी है तो भी खामियां निकाली जा रही हैं। अब विपक्ष किस तरह से संतुष्ट होगा, ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से लगातार पेपर पर पेपर लीक हुए हैं, बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, जनता को सड़कों पर उतरना पड़ा, बेरोजगारों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा, विपक्ष को इसे मुद्दा बनाना पड़ा, जन दबाव में, विपक्ष के दबाव में, युवाओं के दबाव में सीबीआई जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए और अब केंद्र सरकार से भी उसकी परमिशन मिल गई है। लेकिन बेरोजगारों की जो मुख्य मांग थी, विपक्ष की जो मुख्य मांग थी कि सीबीआई जांच हो मगर वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो, अभी तक तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी के आदेश हुए नहीं है। देखते हैं सरकार कब तक जो है इस मुद्दे पे जागती है और कब हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच के आदेश होते हैं, क्योंकि अगर सीबीआई जांच पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से नहीं हुई है तो उस जांच का कोई जो है सर्वसम्मत रिजल्ट नहीं निकलेगा और फिर से जो है युवाओं को और विपक्ष को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। देखते हैं सरकार कब जो है विपक्ष और बेरोजगारों की मांग को मानती है। आपको बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट के अनुसार सीबीआई जांच शुरू तो कर दी गई है, लेकिन विपक्ष और बेरोजगार संघ की मांग हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इस जांच को करवाने को लेकर थी, ताकि पेपर लीक की ये जांच पारदर्शी रूप से हो सके। हालांकि सरकार द्वारा इस मांग को अनसुना कर दिया गया और लीपापोती करने के लिए केवल सीबीआई से जांच करवाई जा रही है। गौरतलब है कि आंदोलन के वक्त विपक्ष सीबीआई जांच को लेकर हमलावर था और अब जांच शुरू हो चुकी है तो भी खामियां निकाली जा रही हैं। अब विपक्ष किस तरह से संतुष्ट होगा, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले की पूरी जांच अब सीबीआई के हाथों में है। 3 दिन पहले सीबीआई द्वारा दून एसआईटी से टेक ओवर कर लिया गया था, जिसके बाद से विपक्ष लगातार राज्य सरकार की ओर से हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट के अनुसार सीबीआई जांच शुरू तो कर दी गई है, लेकिन विपक्ष और बेरोजगार संघ की मांग हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इस जांच को करवाने को लेकर थी, ताकि पेपर लीक की ये जांच पारदर्शी रूप से हो सके। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए देश के सभी राज्यों के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सूचकांक के आकलन की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड ने वित्तीय अनुशासन के तहत राजकोषीय समायोजन में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख संस्थान है, जो वित्तीय प्रबंधन में राजकोषीय नीतियों के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रदान करता है। साल 2001 में बतौर वित्त मंत्री राज्य का पहला बजट पेश करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने वित्तीय प्रबंधन में उत्तराखंड के श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वे उत्तराखंड राज्य के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए उन्हें पता है कि हिमालयी राज्य की क्या चुनौतियां होती हैं और किन परिस्थितियों से उसे गुजरना पड़ता है। बावजूद इसके उत्तराखंड ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। देखिए, हिमालय राज्य चाहे मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, अरुणाचल, हिमाचल हो चाहे जम्मू कश्मीर है, इनकी ना परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। ये सामान्यतः ये चुनौती भरे राज्य हैं, इनके सामने कई प्रकार की चुनौतियां हैं। वहाँ आर्थिक प्रबंधन को करने का बहुत बड़ी चुनौती होती है और मुझे खुशी है कि आज मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ा है कि
हमारा राज्य बहुत अच्छा, उसने बेहतर आर्थिक प्रबंधन किया है, क्योंकि मैं इस राज्य का पहला वित्त मंत्री भी रहा हूँ और मुझे मालूम है कि किन परिस्थितियों में हम लोगों ने इसको खड़ा किया है। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के खुशी है कि जो रिपोर्ट ने कहा है कि इस राज्य का आर्थिक प्रबंधन बहुत अच्छा है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ। दून मेडिकल कॉलेज के ओपीडी में इन दिनों मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अस्पताल में रोजाना करीब 3000 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। चिकित्सा अधीक्षक RS बिष्ट के अनुसार ओपीडी में बढ़ता वर्कलोड मौसम और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं का नतीजा है। आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को मुफ्त इलाज मिलने से अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिष्ट ने बताया कि एक बिल्डिंग में 6 घंटे के भीतर करीब 6000 लोग मौजूद रहते हैं, जिससे वेटिंग टाइम बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अस्पताल प्रशासन लगातार कदम उठा रहा है। अब प्रत्येक विभाग में एक की बजाय 2 ओपीडी चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही हर फ्लोर पर रजिस्ट्रेशन काउंटर खोले गए हैं। ग्राउंड, फर्स्ट और थर्ड फ्लोर पर इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी शुरू कर दी गई है, ताकि मरीजों को कम समय में सेवाएं मिल सकें। RS बिष्ट ने कहा कि बावजूद इसके दून में मरीजों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण कुछ हद तक भीड़ बनी रहेगी, लेकिन प्रशासन का प्रयास है कि सुविधाओं में किसी तरह की कमी न आने पाए। ये इश्यू तो जैसे जैसे हमारे वर्कलोड बढ़ेगा ये आएगा ही आएगा। इस वक्त हमारे जो ओपीडी है लगभग 3000 की ओपीडी हो रही है पर डे की, लगभग 3000 तक पहुंच गए हैं हम लोग। 3000 ओपीडी का मतलब है कि 6 घंटे के अंदर एक बिल्डिंग में 3000 प्लस उनके 3000 अटेंडेंट मान लें तो 6000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अगर हम 11 डिपार्टमेंट मान के चले, 11 डिपार्टमेंट में 2 ओपीडी भी चलाते थे तो 22 डिपार्टमेंट लगभग होते हैं और स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट मिला के 25 डिपार्टमेंट। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि पर डिपार्टमेंट में कितना वर्कलोड है। तो इसमें मरीजों को वेट करने की तो रहेगा ही, क्योंकि ये तो बढ़ता जाएगा। हमारा जो सुविधाएं जो हम दे रहे हैं वो काफ़ी अच्छी दे रहे हैं। मरीज़ को कम खर्चे में और मुफ्त में ये सुविधाएं आयुष्मान के थ्रू मिल रही है, जिसके कारण हमारी ओपीडी की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी शुरू कर दी गई है, ताकि मरीजों को कम समय में सेवाएं मिल सकें। RS बिष्ट ने कहा कि बावजूद इसके दून मरीजों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण कुछ हद तक भीड़ बनी रहेगी, लेकिन प्रशासन का प्रयास है कि सुविधाओं में किसी तरह की कमी न आने पाए। वाल्मीकि जयंती पर धूमधाम और हर्षोल्लास का माहौल के बीच दिनेशपुर नगर में एक भव्य विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा वाल्मीकि मंदिर से शुरू हुई और पूरे दिनेशपुर नगर की परिक्रमा करते हुए पुनः इसी मंदिर में आकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में सजाई गई झांकियां, ढोल नगाड़ों की थाप और भजन कीर्तन की गूंज ने पूरे वातावरण को भक्ति में बना दिया। रामायण के रूप में धर्म पे चलने का जो है रास्ता सनातन धर्म को दिखाया है, और ये सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है कि सभी लोग वाल्मीकि समाज के लोगों को जो है हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। भगवान वाल्मीकि जी ने अपने उसमें कहा है कि सब लोग एक हैं, सभी लोग जो है मिशन जो है भगवान का लेके चलेंगे साथ में। एक रामायण ही एक ऐसी जगह है, रामायण एक ऐसी चीज है जिसमें भगवान वाल्मीकि जी ने परिवार को भी इस चीज का दर्शाया है कि पिता, पुत्र, माता, बहन, भाई, चाचा और बेटा सबका जो है रहस्य उसको बताया गया है। इसलिए भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा दिनेशपुर में मनाई जा रही है, यही हमारा उद्देश्य है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां सेंटरों पर धान खरीद बंद हो जाने से किसान परेशान हैं। धान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान परेशान है और एक बार फिर किसान धरना देने को मजबूर है। धान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान कितना परेशान है और अपनी समस्याओं को लेकर किसान धरने पर बैठा है। तो वहीं किसानों की सुध लेने जसपुर विधायक आदेश चौहान मंडी पहुंचे। किसानों की माने तो सेंटरों के पोर्टल खत्म हो गए हैं और जब पोर्टल नहीं बढ़ेंगे तो सारा बोझ मंडी समिति पर बढ़ जाता है और कच्चे आड़तियों का कहना है कि पोर्टल पूरे हो गए हैं। लोकल के किसान का धान 50% भी नहीं तुला है।
शासन प्रशासन को सोचना चाहिए कि किसान परेशान हैं, किसी को गेहूं बोने हैं, किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।